हेलो नमस्कार दोस्तों। यूपी टीजीटी पीजीटी आरपीएससी टीजीटी पीजीटी राजस्थान जूनियर में हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी का पाठ हम लोग कवर कर रहे हैं। रोज़ 100 से प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। जो लोग हिंदी साहित्य से एमए या बीए कर रहे हैं वे भी इस वीडियो को देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अबलो नसानी अब न नसय हो किसकी काव्य पंक्ति है, ये बताना है आपको। तो ये तुलसीदास की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रज भाषा काव्य की 72 में किसे शामिल नहीं किया जाता है, मतलब इसमें विचारों में बताना है किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी है, रामचरित उपाध्याय जी को शामिल नहीं किया गया है। गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा? गीत फरोश नाम से किसने रचा है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, ऑप्शन बी। इनका और है जैसे बुनी हुई रस्सी, गाथा पंचसती, अनाम तुम आ जाते, खुशबू के शिलालेख इत्यादि हैं। चार डग हमने भरा तो क्या किया, निम्नलिखित में से यह पंक्ति काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये हरिऔध की है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित निबंधों में किसे लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा निबंध है? तो ऑप्शन ए सही है, बात प्रताप नारायण मिश्र का है। और इनका दांत भी है, बुढ़ापा, भाव, और इनका एक नारा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहे जाते हैं? तो ये पदावली के लिए कहे जाते हैं मैथिल कोकिला। यह एक श्रृंगारिक पद है, पदावली। और मजदूर और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। तो यह किसकी रचना है? यह सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, मजदूर और प्रेम। और ये उनकी ही एक और रचना है, आचरण की सभ्यता। ठीक है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है, ये बताना है। तो ये तुलसीदास जी का है। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल को मेघ भी कहा जाता है। उनकी किस कृति के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसको बताना है। तो ये विश्व मिथक ऋतसागर है, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं आगे। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा तो ये है नई कविता की विशेषता। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन ए सही है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर जी हैं। राजा निर्वंशिया बेनी का है एक कहानी संग्रह कहानी। जायसी नामक समीक्षक कृति के लेखक कौन है? तो ये है विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कोलकाता से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। द्वैतवाद, तो ये बताना है द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद ये मध्वाचार्य द्वारा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? तो ये शालिभद्र सूरि जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छलछिद्र की धूल उड़ाती है, उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये ध्रुव स्वामिनी से है। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? नकेनवाद से कौन जुड़ा है? तो ये केसरी कुमार जी जुड़े हुए हैं नकेनवाद से। कौन? केसरी कुमार जी। उसके बाद अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे नाम से इन्हें जाना जाता है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह किसका है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी का है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन सा कवि सतसईकार है?
कौन सा कवि? सतसईकार है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वियोगी हरि। वियोगी हरि। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो मैथिली शरण माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गिरिराज किशोर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गिरिराज किशोर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है हरिदास संप्रदाय को? तो ये सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, सी। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचककार कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी मिश्रबंधु, मिश्रबंधु जी हैं। मिश्रबंधु विनोद और हिंदी नवरत्न इन्हीं के द्वारा लिखा गया, इन्हीं भाइयों के द्वारा। कमल का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही, तो यह एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का क्या नाम है? मतलब कलाधर नाम से कौन रचना करते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी करते थे कलाधर नाम से। ठीक है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह रामचंद्र शुक्ल के मानस की भूमि से लिया गया है, मानस की भूमि से। भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो यह धनपाल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। रीतिबद्ध कवि देव हैं, ये रसवादी कवि हैं, देव जी रसवादी कवि हैं। श्रृंगार रस इनका प्रमुख है। गीत गोविंद के रचयिताकार कौन है? जयदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है, ये बताना है अष्टछाप में कौन नहीं है? तो चित्त स्वामी कृष्ण, चित्त चतुर्भुज गोविंद दास जी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी सन 1565 में, और यहाँ पे जो अष्टछाप कवि हुए वो विट्ठलनाथ के फॉलोअर 4 हुए और वल्लभाचार्य के 4 हुए, कुल 8 हुए। विसल देव रासों के रचयिताकार कौन है? तो नरपति नाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम बताना है। कीर्ति पताका, तो ये विद्यापति जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो ये ज्योतिपुंज हिमालय। ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्योतिपुंज हिमालय। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है? तो चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया पात्र है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ ऋतकालीन नहीं है? ये बताना है, ऋतकालीन नहीं है। तो हिम तरंगड़ी, ऑप्शन जो सी सही है, हिम तरंगड़ी ये नहीं है ऋतकालीन। यह एक सांस्कृतिक काव्यधारा का राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का के अंतर्गत आता है। और प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यहाँ पे मिलान करना है 40 नंबर क्वेश्चन का। जूही की कली, जूही की कली को सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये निराला है, मुक्तक छंद के अंतर्गत आता है। तो जूही की कली ये ऑप्शन ए का डी में कहाँ मिलाया हुआ है? तो ये तो काफ़ी में है, ए वाले में भी है और बी वाले में है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, इसी दोनों में कोई सही होगा। और अब बहुत आसानी से अगर मिलाना चाहें तो ठीक है। अब नौका विहार किसका है? नौका विहार सुमित्रानंदन पंत जी का है, सुमित्रानंदन पंत जी का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ठीक। जूही की कली निराला जी का, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत, नदी के द्वीप अज्ञेय जी का है, और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पे अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है आपको। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक अशुद्ध है, जो युग्म है वो क्या है? अशुद्ध है। तो यहाँ पे चारुमित्रा, राम कुमार वर्मा, एक घूंट जो है जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, ये सब सही है तीनों। और आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का न होकर यह है मोहन राकेश।
मोहन राकेश का नाटक है। ये किसका है? मोहन राकेश का क्या है? नाटक। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है ब्रजभाषा का विकास। ब्रज बोली का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध बंगाल से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो ब्रजभाषा है। बुंदेलखंड, मथुरा, वृंदावन ये सब क्षेत्र में बोली जाती है। कौरवी बुंदेलखंड के बगल में बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है। मथुरा हो गया, कन्नौज हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम जगह जो है मथुरा, आगरा ये सब क्षेत्र में कौन सी ब्रजभाषा बोली जाती है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का हुआ है पश्चिमी हिंदी से विकास या उदय। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? तो ये वाराणसी की बोली को, काशी की बोली को काशिका कहा गया। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये बिहार की बोली है अंगिका। यहाँ पे अंग एक राज्य था, वहाँ की बोली थी, तो ये बिहार में अंगिका। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का दर्जा दिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 343A के अंतर्गत रखा गया है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था गुजरात में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। राम ध्यान मंजरी के रचयिताकार कौन है? तो ये हैं तुलसीदास, केशवदास, स्वामी अग्रदास जी हैं राम ध्यान मंजरी के रचयिता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी जी का है? तो ये है नहुस। ऑप्शन नंबर डी सही है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? 100 अजान एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट। अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? तो ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल का समानार्थी शब्द कौन नहीं है? अनोखा, अनल याक का है, और बाकी सब तो होगा ही। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक बताना है तो अंबर है। इसका होता है वस्त्र होता है, आकाश होता है, मेघ होता है अंबर का। ठीक है। आगे चलते हैं। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में। कुंजन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारी में और कलिल, कालीन, कीलकंद है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पे मुदित, मनोहर, मानस देखा अलंकार बता रहे हैं, यहाँ पे भी वही होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहाँ पे अनधिकार, अनाधिकार यहाँ पे बताना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अनधिकार, अनाधिकार और अनधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अनधिकार होता है। अनधिकार, अनधिकार, न कि अनाधिकार। ये सब गलत है, बाकी ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे आगे चलते हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन बताना है आपको किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नाभादास जी का है ये ऑप्शन। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख। बलि बनिक न बनिज, न चाकर को चाकरी। यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। यह कवितावली में है। यह कवितावली में है इसका संबंध।
जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? जहांगीर जस चंद्रिका यह केशवदास की रचना है। केशवदास, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रामाणिक। ठीक, ये प्रादेशिक, माधुर्य और व्याप्त, ये सब सही है। संज्ञा का भेद नहीं है, ये इसमें बताना है। तो व्यक्तिवाचक सही है, जातिवाचक, भाववाचक और निजवाचक संज्ञा नहीं होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और एक ये होता है द्रव्यवाचक। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास वहाँ पे होता है जहाँ पे उपसर्ग लगा होता है। तो उपसर्ग यहाँ पे लगा, सही है। यथार्थ, आय व्यय यहाँ पे लगा है, यहाँ पे आय व्यय में नहीं होगा, द्वंद्व समास है। पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द मतलब कौन सा वचन है? तो सदा पानी एक वचन में यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है। तो आगरा, ये क्या है? ये संज्ञा है, घर संज्ञा है। लिखना क्रिया है, चमकीला क्या है? विशेषण है। और स्वर संधि का उदाहरण बताना है आपको। स्वर संधि का उदाहरण बताइए। तो अन्वय, अनु यही होना चाहिए। अन्वय है। अनु धन अय हो जाएगा इसका। और स्वर संधि में यण संधि का उदाहरण है वो। यण संधि में किसका मेल होता है? यण संधि में किसका मेल होता है? तो यण संधि में स्वरों का ही मेल होता है, क्योंकि वह स्वर संधि में कहा ना, तो स्वरों का मेल होता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये प्लुत स्वर, जैसे राम, यहाँ पे राम आ गया, ओम आ गया, यहाँ पे होता है। आज कहेंगे हरे, हरे में जो ये लंबा वाला चल रहा है उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो आगे का बीज, मध्य भाग और पीछे का, तो अगला, मध्य, पिछला, विवृत स्वर नहीं आता है। ये स्थिति के आधार पर, इस आकार, मुंह के आकार के आधार पर होता है विवृत। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं 8 भेद। कारक सहित विभक्तियों के कुल, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला। अपहरण में उपसर्ग क्या है? तो अपहरण में अप उपसर्ग लगा हुआ है। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनु उपसर्ग से अनुचर बना है, सीधा सीधा दिख रहा है, अनुचर। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज का अनुज। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में कुल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुरूप में कौन सा समास होगा? तो देखिए, अनु यहाँ पे उपसर्ग आया है, तो कौन सा समास हो जाएगा? सीधा सीधा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ये 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। विभावानुभाव व विचारी संयोगादश रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया किसने? तो ये भरत मुनि ने प्रतिपादित किया था। कौन सा पद विकृत नहीं हो सकता? तो विकृत कौन सा नहीं हो सकता? अव्यय पद विकृत नहीं हो सकता, वो सदैव ऐसा रहेगा। जैसे और को दाएं बाएं चेंज कर सकते हो, स्त्री या पुल्लिंग में बदल सकते हो, नहीं एक वचन बहुवचन में बदल सकते हो, नहीं कुछ को नहीं बदल सकते, पर को नहीं बदल सकते, वही है अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? बताना आपको। तद्भव शब्द अमी तद्भव शब्द है। अमृत इसका तत्सम होता है। अमी क्या है? तद्भव है। उल्लुक ये तत्सम है, उल्लुक का तद्भव होगा उल्लू। और इष्टिका तत्सम है, इसका ईंट होगा कुपुत्र क्या है? तत्सम है, इसका कपूत हो जाएगा तद्भव। ठीक है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। इसे क्या तत्सम शब्द कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये बताना है। सोमवार, दया, निधि, रक्षा।
सोमवार पुल्लिंग है कैसे, जैसे प्रभु की दया, प्रभु की दया, प्रभु का दया नहीं होता, प्रभु की दया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। रसनिधि, रस की निधि होता है जैसे, और देश की रक्षा होता है, तो यहाँ पे की आ गया तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब बाकी सोमवार क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, ऐसे आप वाक्य प्रयोग करके भी पता कर सकते हो। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, असुर का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है आपको। तो इसमें धूमकेतु जो है ऑप्शन नंबर सी, धूमकेतु आग का पर्यायवाची है, बाकी असुर का पर्यायवाची ये सब है। ठीक, छंद से संबंधित गणों की कुल संख्या क्या है, तो 8 होती है। छंद से संबंधित गणों की संख्या, या माता राजभान सलगा, तो स लगा जो ल होता है और गा होता है इसको नहीं लिया जाता है, बाकी 8 वर्ड को ले लिया जाता है। या माता राजबान सलगा। राम आता है, राम आम खाता है, इसमें क्या है, भाववाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, कृतवाच्य है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें बताना है आपको कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो वही तरीका आप लोग अपना सकते हैं, मंत्रणा, मंडली, सभा, न्याय। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, न्याय। न्याय क्या है, पुल्लिंग नहीं है, जैसे न्याय, उस राजा, पुल्लिंग नहीं है, नहीं यहाँ पे पुल्लिंग है ये बताना है। तो जैसे उस देश का न्याय। ठीक, राजा का न्याय होता है, राजा की नहीं न्याय, और राजा की नहीं होता है, राजा का न्याय। वहाँ पे मंत्रियों की सभा होता है, मित्रों की मंडली होता है, और उनकी मंत्रालय होता है, उनका मंत्रालय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये क्या होगा, पुल्लिंग। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, तो उसे काल कहते हैं, काल समय कहते हैं। अकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, अकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, अंकुरब, अंकुरित होना कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताना है आपको। तो युवकों को, यहाँ पे खाली है, होने पर भी विवाह करना चाहिए। तो युवकों को अपने पैरों पर, यहाँ पे पैर वाले बात है, युवकों को अपने पैर पर खड़े होने के बाद ही विवाह करना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा अपने पैरों पर खड़े होने के बाद, अपने पैरों पे खड़े होने के बाद ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विवाह करनी चाहिए। आगे चल रहे हैं हम, यहाँ पे 94 से 98 तक का प्रश्नों का उत्तर देना है इन पंक्तियों के माध्यम से। माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकाली तुमसे 2 बातें करनी है। उम्र बहुत है लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी का भी तो है। घुटनों में माथा रखने से पोखर नहीं पार नहीं होता। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तैरनी है। मन छोटा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता है। नेह कोष को खुलकर बाँटो कभी नहीं टोटा होता है। आंसू वाला व्यर्थ न समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे। मत सच का आभास दबा लो, शाश्वत आग नहीं करनी है। कितना बढ़िया है ये लाइनें हैं। इस पे हम लोगों को 54 से 98 तक का आंसर देना है। आज के मशीनी युग में समय महंगा होने से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा समय। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए, समय के बारे में बता रहा है ना, तो समय आदमी क्या हुआ है, समय से बहुत बंध चुका है, आदमी समय से बहुत बंध चुका है। मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न का तात्पर्य किससे है? मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न का तात्पर्य किससे है? वैभवयुक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे गया? मोती जैसे आज मशीन थोड़ा बहुत अवकाश स्वप्न आंसू, ये वाला सही होगा। वैभवयुक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति से। घुटनों में माथा रखने से पोखर नहीं होता है, पोखर पार नहीं होता है। इसका आंसर है आपका सी, मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ पे दिया हुआ है।
मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए, सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तरनी हैं। यहाँ पे नहीं। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता, मतलब वही है जो यहाँ पे कहा है क्या, मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता। मन और स्नेह के बारे में कवि क्या परामर्श देता है? मन और स्नेह के बारे में क्या परामर्श देता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। मन से हार नहीं माननी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम नहीं होता। मन से हार नहीं माननी चाहिए तथा यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली लाइन, मगर देखें तो मन छोटा करने से काम नहीं छोटा होता है। और आगे, सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? इससे क्या होता है? इससे वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? इससे वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, तो कह देना चाहिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। नीरज, तोयज, अंबुज, पंकज, ये सब अरविंद का कमल का पर्यायवाची है। छंद की हर पंक्ति को चरण या और क्या कहा जाता है? चरण या पाद कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन आपका आज के लिए। बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।